हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर, जिसको आप शॉर्ट में सीबी बोलते हो। तो सर्किट ब्रेकर के कितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर्किट ब्रेकर में आर्क कैसे पैदा होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आर्क को हम कैसे क्वेंच करेंगे, आर्क को कैसे बुझाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सर्किट ब्रेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट 3-4 टर्म्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उनके बारे में बहुत ही ध्यान से समझेंगे। टर्म में जैसे आपका आएगा रिकवरी वोल्टेज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रिकवरी वोल्टेज। उसके बाद एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। उसके बाद आएगा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। और फिर रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, जिसको आप RRV बोलते हो। तो सारी की सारी मतलब कि टॉपिक आज इसमें हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की, तो सर्किट ब्रेकर का मतलब है कि सर्किट को ब्रेक करने वाला, ठीक है। सर्किट ब्रेकर मीन्स ब्रेक द सर्किट, ब्रेक द सर्किट, ब्रेक द सर्किट, यानी सर्किट को ब्रेक करेगा ये। अब ये सर्किट ब्रेकर है जो सर्किट को ब्रेक करेगा। तो जब सर्किट को ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद वो सर्किट ओपन होगा। जब सर्किट ओपन होगा तो इसका मतलब है कि ओपन होने के लिए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे हटना पड़ेगा। जैसे एक ये पूरी लाइन है, बीच में मान लो आपने सीबी लगाया है, ठीक, बीच में सीबी लगाया है, तो इस सर्किट को जब अलग करना पड़ेगा आपको, एक इधर एक इधर, तो इसमें आपको कुछ ऐसा पार्ट चाहिए जो कि यहाँ से हट सके, इसमें मूव होने वाला कोई ना कोई भाग होना चाहिए। तो सर्किट ब्रेकर में आपके पास दो पार्ट होंगे, एक होगा आपके पास फिक्स्ड, ठीक है, एक होगा फिक्स्ड और दूसरा क्या होगा, मूवेबल पार्ट, ठीक है। यानी एक पार्ट आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और एक पार्ट क्या रहेगा, मूव करता रहेगा। जिससे क्या होगा कि जब भी सिस्टम में कोई फॉल्ट आएगा तो ये जो मूविंग वाला पार्ट होगा, जो मूव करता हुआ पार्ट होगा, ये क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर से अलग होगा। तो देखिए, जैसे एक तरह का सर्किट ब्रेकर मान लो एक तरह का स्विच ही है, ठीक है, स्विच ही है। तो ये स्विच जैसे ये बंद है, मान लो सपोज ये स्विच इस तरह से बंद है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फॉल्ट आएगा तो ये स्विच क्या होगा, ओपन होगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट मान लिया मैंने मूव करता है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका मूव करता है, तो ये क्या करेगा, मूव करके आगे जाएगा। तो जैसे ही आपका फॉल्ट आएगा तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपका खुल जाएगा, ठीक है। तो जब ये पार्ट खुलेगा तो इसके बीच में एयर प्रेजेंट होगी, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगी, एयर। और इस एयर में क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, जिसमें जो एयर में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वह क्या करेंगे, जब ये अलग होगा तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, चार्जिंग करंट फ्लो होगी, कुछ ना कुछ। जैसे जब अलग होगी तो उसमें धीरे धीरे करंट तो होगी ना। अब देखो, करंट अगर है, जब इसको आप डायरेक्ट ओपन करोगे तो वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा कि हम ओपन नहीं होंगे। तो जब नहीं होंगे तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज आपको मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ इस लाइन में वोल्टेज आपको मिलेगा, जिससे क्या होगा कि बीच के जो भी पार्टिकल हैं, बीच के जो भी पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, वो आयनाइज्ड हो जाएंगे। वो क्या होंगे, वो आयनाइज्ड हो जाएंगे, जिससे इसमें एक आर्क फ्रेम हो जाएगी। इसमें क्या बन जाएगी, आर्क बन जाएगी। और इस आर्क के थ्रू जब आर्क बन जाएगी बीच में, तो फिर इनके बीच में टोटल वोल्टेज मिलने लगेगा, यानी पीडी मिलने लगेगा, जिससे इनमें फिर से करंट फ्लो होने लगेगी। जिससे क्या है कि फॉल्ट होने के बाद भी करंट अगर फ्लो हो रही है तो इसका मतलब सिस्टम के लिए खतरा है। तो फॉल्ट होने के बाद भी अगर करंट फ्लो हो तो सिस्टम के लिए खतरा है। और ये करंट किसके कारण फ्लो हो रही है, इस आर्क के कारण फ्लो हो रही है। तो हमारा मेन प्रॉब्लम किसका है, आर्क का है, कि सर्किट ब्रेकर हम ओपन तो कर दे रहे हैं, लेकिन ओपन करने के बाद उसमें आर्क बन जा रही है, और ये आर्क क्या कर रही है, फॉल्ट करंट को फिर से फ्लो करवा रही है। तो जब फॉल्ट करंट को फिर से फ्लो करवा रही है तो क्या करते हैं, इस आर्क को ही हम पहले क्या करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इस आर्क को ही हम क्या करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं आर्क को ख़त्म करने के, तो उन मेथड्स को हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए अब हमारे पास क्या क्या मेथड, ठीक। तो देखिए,
अब हम शुरू करते हैं कि अब हम हमारे पास क्या है, आर्क बन गई है। अब देखिए इसमें आपको एक फिक्स्ड कांटेक्ट दिख रहा है और एक मूविंग कांटेक्ट दिख रहा है। तो जैसे ही ये मूविंग कांटेक्ट हटेगा तो इसके बीच में क्या पैदा होगी, ये आर्क पैदा होगी। ठीक है, जिस आर्क के कारण ये तो मान लो आर्क पैदा होगी, तो फिर यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो आर्क वोल्टेज होगा, और इस आर्क से जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी करंट होगी, आर्क करंट होगी। अभी हम इतना जान रहे हैं, ठीक, अभी हम इसके बारे में पता नहीं है क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इस आर्क को ख़त्म करने के लिए हम कुछ ना कुछ मीडियम यूज करते हैं, और उस मीडियम में हमारा आता है एयर, या फिर SF6 ले लेते हैं, वैक्यूम ले लेते हैं, आयल ले लेते हैं, ये सब लेते हैं मीडियम जो हम आर्क को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई नेचुरल मेथड होना चाहिए जिससे हम क्या करें, आर्क को ख़त्म कर सकें, और किस पॉइंट पे आर्क को ख़त्म करें कि बाद में हमारी आर्क पैदा ना हो। ठीक है, वो पॉइंट हमको पता होना चाहिए जिस पर हमें आर्क को ख़त्म करना है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर दोनों कॉन्टेक्ट के बीच की, सबसे पहला मेथड क्या है कि दोनों कॉन्टेक्ट के बीच का अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा दें, ठीक है, ध्यान से समझना, दोनों यानी आर्क की लंबाई को बढ़ाकर, यानी लेंथ को अगर हम बढ़ा दें, तो देखिए R बराबर रो L/A, ये तो होता है। अगर आर्क की लंबाई अगर आप बढ़ा दो, आर्क की लंबाई बढ़ा दो, तो आर्क का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं कि अब देखिए V आर्क और इसके बीच में अगर हमने ग्राफ बनाया है, तो V आर्क और I आर्क, तो V अगर आपका ज़्यादा है तो आर्क करंट क्या है, कम है, V आपका कम है तो आर्क करंट ज़्यादा है। क्लियर है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो I R आर्क होगा, R आर्क होगा, ये होगा V आर्क अपान I आर्क। इसका मतलब है कि अगर आपको आर्क करंट कम करनी है तो आर को क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि आर्क का जो रेजिस्टेंस है उसे बढ़ाना पड़ेगा। अब आर्क का रेजिस्टेंस आप तभी बढ़ा सकते हो जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता हो। तो रेजिस्टेंस बराबर होता है रो L/A। तो लंबाई अगर हम आर्क की बढ़ा दें तो हमारा आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारा आर्क का जो करंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सबसे अच्छा मेथड हमारे पास देखिए कौन सा है, कि देखिए सबसे बेस्ट मेथड हम जो मतलब यूज करते हैं पूरे पावर सिस्टम में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि नेचुरल करंट जीरो क्वेंचिंग, यानी कि हमें आर्क को क्वेंच करना है। क्वेंच मतलब आर्क को बुझाना है। तो फिर हम किस पॉइंट पे आर्क को बुझाएंगे, ठीक है, किस पॉइंट पे आर्क को बुझाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो जो आर्क को हम बुझाते हैं वो बेसिकली हमारे पास होता है कि जैसे कोई सर्किट ब्रेकर है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखें कि जैसे ये एक सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, ये मान लो कि सर्किट ब्रेकर है, उसका सप्लाई वोल्टेज कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है, और जो आर्क करंट होगी, बेसिकली आर्क जब भी आपका पैदा होगी तो आर्क करंट का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, वो लैगिंग होगा। ये बात याद रखिएगा कि आर्क का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होता है, लैगिंग होगा। अगर आर्क का बिहेवियर लैगिंग है तो कुछ इस तरह से आप बनाओगे। ये जो है ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, और ये जो है ये मान लो आर मतलब फॉल्ट करंट है या फिर आर्क करंट है। ठीक है, तो फॉल्ट करंट आपकी जो फ्लो होगी वह फॉल्ट करंट का नेचर कैसा है, लैगिंग। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये मिल रहा है कि यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे करंट जीरो है, उसके बाद कहाँ पे करंट जीरो हो रही है, यहाँ पे करंट जीरो हो रही है, उसके बाद करंट यहाँ पे जीरो हो रही है। तो जो आर्क का हम इंटरप्शन करेंगे या फिर आर्क की जो क्वेंचिंग करेंगे वो हम करेंगे जहाँ पे हमारी करंट क्या हो रही है, जीरो हो रही है। जहाँ पे हमारी करंट क्या होगी, जीरो। अब देखो अगर इस पॉइंट पे करंट जीरो हो रही है तो यहीं पे हम आर्क का क्या करेंगे, मतलब कि क्वेंचिंग करेंगे। अब आर्क की क्वेंचिंग तो हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन जब हम आर्क की क्वेंचिंग करते हैं तो हमारे पास काफ़ी टर्म्स आते हैं कि आर्क को क्वेंच किया तो जीरो तो हो जाएगी करंट, उस टाइम पे हम सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे ना आपके पास कई मतलब वोल्टेज मिलते हैं कि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मिलेगा, रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज मिलने लगता है, रिकवरी वोल्टेज मिलने लगता है। ये सारे वोल्टेजेस आपको वहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस। तो उन वोल्टेजेस को हमें डिस्कशन करना है कि वो वोल्टेजेस हैं कौन से, उन वोल्टेजेस का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि मेन वही है। उसके बाद हम फिर से आते हैं इसको हम किस तरह से क्वेंच करेंगे आर्क को। तो सबसे पहले हम चलते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें कि देखिए मेथड ऑफ आर्क क्वेंचिंग, आर्क क्वेंच करने का मेथड क्या है, कि सबसे पहले इट इज ए मस्ट प्रैक्टिकल मेथड इन केस ऑफ AC सर्किट ब्रेकर AC system for a 50 Hz frequency signal AC current will possess through the zero
ट्विस्ट इन ईच साइकिल, यानी कि एसी में आपको पता है कि जो भी मतलब फॉल्ट करंट होगी वो 2 बार जीरो होती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 बार जीरो होगी और वहीं जहाँ पे जीरो हो रही वहीं पे हम आर को क्या करेंगे, क्वेंच करेंगे। देखिए एट दिस टाइम द इंटेंसिटी ऑफ द करंट इज वेरी स्मॉल एंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन मिनिमाइज्ड। इफ आर्क क्वेंचिंग मीडियम इज अप्लाइड बिटवीन द कॉन्टेक्ट्स देन इट कैन easily quench the arc. This principle is used in the high capacity AC system. This can be applied for any load. अब देखिए हम जो नेचुरल करंट जीरो मेथड यूज कर रहे हैं आर्क को क्वेंच करने का, क्या है कि आर्क को हम जैसे ही क्वेंच करते हैं तो हमारे पास क्या क्या मेथड आ रहे हैं कि ये देखिए कुछ इस तरह से मेथड आएगा कि कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे हम आर्क को क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे, ठीक है। और ये किसी भी लोड के लिए हम यूज कर सकते हैं, किसी भी लोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो 3 वोल्टेजेस का नाम आता है, सबसे पहला वोल्टेज होता है आपका रिकवरी वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज होगा, रिकवरी वोल्टेज, ध्यान से सुनिएगा, रिकवरी वोल्टेज, ठीक है, रिकवरी वोल्टेज। अब देखिए रिकवरी वोल्टेज क्या होता है कि यह एक आपका स्टेडी स्टेट वोल्टेज होता है जो सर्किट ब्रेकर के पास क्या होता है, मतलब कि सर्किट ब्रेकर के जो मतलब कि कॉन्टेक्ट्स है उनके पास दिखाई देता है फाइनल आर्क जो आपकी एक्सटेंस हो रही है, ठीक है, फाइनल आर्क एक्सटेंशन। रिकवरी वोल्टेज का मतलब देखो रिकवर हो गया, जिससे कि रिकवरी वोल्टेज का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आर्क आपकी रिकवर हो गई हो, ठीक है, आर्क जब रिकवर हो गई हो उस टाइम पे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट पे जो वोल्टेज आपको दिखेगा उस टाइम के वोल्टेज को हम बोलते हैं रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। ध्यान से समझ में आ रहा है ना रिकवरी वोल्टेज क्या है। उसके बाद दूसरा आता है आपका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। अभी देखिए इसके बारे में हम पूरा देखेंगे, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। अब देखिए एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या है, इट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर एट द टाइम ऑफ ट्रिपिंग, यानी सर्किट ब्रेकर जब ट्रिप करेगा, सर्किट ब्रेकर जब ट्रिप करेगा उस टाइम पे जो वोल्टेज आपको मिलेगा वह वोल्टेज आपका होगा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। अब देखिए सर्किट ब्रेकर आपका जब ट्रिप करता है उस टाइम पे जो करंट होती है वो क्या होती है, वो जीरो होती है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर जब आपका ट्रिप करता है उस टाइम पे करंट आपको क्या मिलती है, जीरो, क्लियर है ना। तो सर्किट ब्रेकर क्या ट्रिप करने का मतलब, सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा उस टाइम पे कुछ ना कुछ उनके कॉन्टेक्ट के बीच में वोल्टेज मिलेगा और उस वोल्टेज का नाम क्या होता है, रिकवरी वोल्टेज, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है, इट इज द ट्रांजिएंट वोल्टेज। अब देखिए अभी तक जो था वो स्टेडी स्टेट वोल्टेज था, वो कौन सा वोल्टेज था, स्टेडी स्टेट वोल्टेज था, लेकिन जो आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है वह होता है ट्रांजिएंट वोल्टेज, जो सर्किट ब्रेकर के पास आपको दिखता है टाइम ऑफ इंटरप्शन, यानी आर्क के इंटरप्शन होने के दौरान जो वोल्टेज आपको मिलता है, आर्क के इंटरप्शन होने के दौरान जो वोल्टेज आपको मिलता है वह होता है आपका रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, क्लियर है इतनी चीज़। अब देखो ध्यान से, अब हम समझते हैं चीज़ों को। तो इतना बेसिक्स फॉर्मूला है, बेसिक आइडिया आपको हो गया कि ये वोल्टेज होते हैं ना, तो उनके बारे में अब देखते हैं। जैसे ये देखिए कुछ आपका इस तरह से ये है, ठीक है, ये मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, क्या है, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज है ये आपका, ठीक। उसके बाद इसी में आपको क्या मिलेगा, जब फॉल्ट होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ इस तरह से फॉल्ट करंट, ठीक है, क्या मिलेगी, फॉल्ट करंट। मान लिया कि ये आपकी क्या है, फॉल्ट करंट है, ये फॉल्ट करंट है। तो हम जो सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग है वो किस पॉइंट पे करेंगे, वो हम करेंगे इस पॉइंट पे या फिर हम करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए चलो मैं पहले वाले पे ही करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पहले वाले पॉइंट पे हमने किया। तो ट्रिपिंग आपकी जब यहाँ पे होगी उस टाइम पे आप ध्यान से देखो कि आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रहा है, कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। जिस टाइम पे आपका ट्रिपिंग कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे ट्रिपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो वोल्टेज मिल रहा है ये सप्लाई वोल्टेज, वो सप्लाई वोल्टेज नहीं होता, फिर उसका नाम बदल के क्या हो जाता है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। क्या नाम होगा इसका, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, ARV में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिस टाइम हम ट्रिप कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम ट्रिप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ये वाला वोल्टेज, तो इस वोल्टेज का नाम क्या होगा, उस वोल्टेज का नाम होगा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद इस टाइम पे क्या है, आपकी आई जो है वो क्या है, जीरो है, इस टाइम पे आई जो थी वो क्या थी, जीरो थी। उसके बाद आपको मिल रहा है
थोड़ी देर के लिए आप देखोगे ना, जैसे ही आपने क्या किया कि थोड़ी देर के लिए आप देखोगे जहाँ पे आपने ट्रिप किया, ठीक है, जहाँ पे आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर रहा है, उसी की जस्ट थोड़ी सी ट्रिप होने के बाद आपको थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन वोल्टेज क्या होगा, एक बार बहुत हाई होगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, ट्रांजिएंट की कंडीशन आएगी, क्योंकि वोल्टेज आपने क्या किया उस टाइम पे, क्या कर दिया कि सर्किट ब्रेकर को ओपन कर दिया ना, उस टाइम पे एक झटके में आपको कोई भी चीज़ ओपन होगी तो वहाँ का वोल्टेज कुछ ना कुछ आपको हाई मिलेगा। तो यहाँ का वोल्टेज आपको कुछ ना कुछ हाई मिलेगा। तो जहाँ पे वोल्टेज आपको हाई मिल रहा है, ठीक है, उसका नाम होता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है कि यह एक ट्रांजिएंट वोल्टेज है, कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। और ये बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होगा, ये बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होगा, ठीक है, बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होगा। उसके बाद आप देखें कि जो ये ट्रांजिएंट वोल्टेज आपको यहाँ मिला, उसके बाद क्या होगा कि फिर से वापस से फिर ये नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज आपको मिलने लगेगा, ठीक है। पहले कैसा मिला, पहले आपको मिला कौन सा वोल्टेज, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। उसके बाद एक्टिव रिकवरी वोल्टेज के बाद आपको कौन सा मिला, रिकवरी वोल्टेज, ओ सॉरी, ठीक है, कौन सा वोल्टेज मिला आपको, आपको जो मिला रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मिला, ठीक है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मिला। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बाद फिर से वोल्टेज अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। फिर इस नॉर्मल कंडीशन में जो वोल्टेज मिलेगा वो आपका होगा रिकवरी वोल्टेज। वो कौन सा वोल्टेज होगा, रिकवरी वोल्टेज होगा। तो क्लियर हो गई चीज़ें कि कहाँ पे आपका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज होगा, कब आपका रिकवरी वोल्टेज होगा, कब आपका रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज होगा। तो क्लियर हो गया। तो ध्यान से आप देख लीजिए कि जैसे ये मैं मान लिया कि कुछ इस तरह से आप फिगर देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं फिगर बना रहा हूँ कि ये मान लीजिए कि आपका सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, फिर ये मान लीजिए कि आपकी सप्लाई करंट है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये देखिए ये सप्लाई करंट यहाँ पे गई, चलो मैं फिर से फिगर को देख लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये देखिए ऐसे है। फिर उसके बाद आप देखेंगे, सॉरी, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम करंट को जीरो, ये जो आपका था ये मान लीजिए एक सप्लाई वोल्टेज था, सप्लाई वोल्टेज, और ये जो है ये आपकी फॉल्ट करंट है। तो यहाँ पे करंट जो है जीरो है। तो इस टाइम पे आप देखेंगे, तो इस टाइम पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने सर्किट ब्रेकर को क्या किया, ओपन किया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आपको इतनी दूर मिला, यह वोल्टेज कौन सा होगा, यह वोल्टेज आपका होगा आर्क रिकवरी वोल्टेज, ठीक है, आर्क सॉरी, ठीक, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। यानी कि जब आपका सर्किट ब्रेकर ओपन करते हैं, यानी जिस टाइम पे करंट जीरो होती है उस टाइम पे जो वोल्टेज मिलेगा वो सप्लाई वोल्टेज तो है, लेकिन सप्लाई वोल्टेज उसका नाम उस टाइम नहीं होता, उसका नाम क्या होता है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। फिर एक्टिव रिकवरी वोल्टेज के बाद जो वोल्टेज होगा कुछ टाइम के लिए क्या होगा, फ्लैक्चुएट करेगा। कुछ टाइम के लिए वोल्टेज आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है, जो कि एक ट्रांजिएंट वोल्टेज है। और इस ट्रांजिएंट वोल्टेज का नाम क्या होगा, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। इसका नाम क्या करेंगे हम, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। और उसके बाद वापस से वोल्टेज अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, और नॉर्मल कंडीशन में जो वोल्टेज आएगा उसको हम बोल देंगे रिकवरी वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए, तो फॉल्ट करंट जो होगी सप्लाई वोल्टेज से वह कितने डिग्री पर लैग करेगी, 90 डिग्री पर। हमेशा याद रखिएगा कि सप्लाई वोल्टेज से जो भी सप्लाई आप लगाए, चाहे सिंक्रोनस मशीन की बात करो चाहे ट्रांसमिशन लाइन की बात करो, उसमें जो भी फॉल्ट करंट होगी वह फॉल्ट करंट आपकी सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपका स्मॉल ड्यूरेशन के लिए जो ये बीच में, ठीक है, ये जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बढ़ा बीच में, ये थोड़ा सा जो स्मॉल टाइम के लिए रिकवरी वोल्टेज बढ़ा, उस टाइम पे ध्यान से समझना, जिस टाइम पे आपका रिकवरी वोल्टेज बढ़ा स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, अगर आपका वोल्टेज बढ़ गया सपोज, ठीक है, क्या बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, तो वोल्टेज बढ़ने के बाद आप देखोगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। वी बराबर ई इंटू डी होता है, वी बराबर ई इंटू डी। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो जो आर्क का मतलब कि रीस्ट्राइकिंग है, यानी आर्क फिर से आपके ऊपर मतलब कि उस कांटेक्ट के बीच में फिर से धावा बोल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज स्मॉल ड्यूरेशन के लिए बढ़ा है। तो अगर आर्क फिर से आप मतलब आपकी आ सकती है, आर्क फिर से बन सकती है, इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आर्क फिर से ना बन पाए, उसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक हम यूज करेंगे
वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। जैसे जो मीडियम यूज कर रहे हैं, जैसे SF6 किए, एयर किए, जो भी यूज करेंगे, ठीक है, चाहे वैक्यूम किए, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। अगर वीक होगा तो ये जो आपका मतलब कि रीस्टैकिंग वोल्टेज है, ये क्या करेगा, उस चीज़ को फिर से मतलब कि बढ़ा देगा, ठीक है। तो स्मॉल मतलब कि ड्यूरेशन के लिए आपका जो सर्किट ब्रेकर है, मतलब सर्किट ब्रेकर में रीस्टैकिंग वोल्टेज होगा। अब देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप कब करता है। तो सर्किट ब्रेकर जो ट्रिप किया, क्या वो रीस्टैकिंग वोल्टेज पे ट्रिप किया, ठीक है। रीस्टैकिंग वोल्टेज देखो, रीस्टैकिंग वोल्टेज आपको मिल रहा है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज के बाद, ठीक है। कब मिल रहा है आपको, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज के बाद मिल रहा है। तो सर्किट ब्रेकर आपका जब ट्रिप करेगा उस टाइम कौन सा वोल्टेज मिलेगा आपको, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मिलेगा, ट्रांजिएंट में नहीं। ये कौन सा होता है, स्टेडी स्टेट में होता है, ठीक है। ये ट्रांजिएंट कंडीशन में नहीं है। ट्रांजिएंट कंडीशन में तो वोल्टेज थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करेगा ना, तो जहाँ फ्लैक्चुएट कर रहा है वहाँ पे ट्रांजिएंट कंडीशन है, और ट्रांजिएंट में आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं कर रहा है। सर्किट ब्रेकर ट्रिप किस में कर रहा है, वो आपका स्टेडी स्टेट में कर रहा है। तो ये जो मतलब कि ट्रांजिएंट से पहले का स्टेट है वो मतलब कि स्टेडी स्टेट है, फिर ट्रांजिएंट के बाद भी कैसा है, स्टेडी स्टेट है। और सर्किट ब्रेकर आपका ट्रिप करता है किसमें, स्टेडी स्टेट में, ट्रांजिएंट में नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि कैसे कैसे क्या हुआ है। तो चलो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जैसे कुछ इस तरह से आप देखेंगे। तो मैंने सब चीज़ें समझा दी आपको, सब चीज़ें आई थिंक मैंने बता दिया आपको, तो आपको देखने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं हम। अब देखिए, अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रीस्टैकिंग मतलब रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज होता क्या है। तो अभी हम उसके बारे में नहीं देख रहे हैं, अभी हम आपको देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज को ही हम क्या बोल देते हैं, रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है, तो ध्यान से अब देखिएगा कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का जो फॉर्मूला आपको मिलता है, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज या फिर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो आपका होता है वह VCV बराबर, यानी सर्किट ब्रेकर के क्रॉस जो मिलेगा VM 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। और कॉस ओमेगा टी बराबर हम जो मान के चलते हैं वह क्या होता है, ओमेगा टी बराबर, ओमेगा बराबर, ठीक है, या फिर ओमेगा टी बराबर 1/√LC, ओमेगा बराबर यही होता है, ठीक है। सिर्फ ओमेगा बराबर 1/√LC। तो यहाँ से आपको जो मतलब कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मिलेगा वह कितना मिलेगा, वह आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, यानी कि VCV बराबर, ठीक है, VCV बराबर आपको मिल जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी या फिर 1 माइनस T/√LC। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा, टाइम फॉर द मैक्स टाइम, यानी कि जो मतलब आपका वोल्टेज लेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम कितना वोल्टेज का ले सकता है, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज आपका जो ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज है यानी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपका मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है। तो जो ट्रांजिएंट वोल्टेज या फिर आप कह सकते हो कि ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज या फिर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो है वो आपका मैक्सिमम टाइम ले सकता है कितना, जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसका 2 गुना, जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसका 2 गुना। तो ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज का मैक्सिमम निकालेंगे तो बराबर 2 VM, और 2 VM को हम कन्वर्ट कर लेंगे VRMS में, तो √2 VRMS। तो यहाँ से आप देखेंगे कि VRMS को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया। तो लाइन वोल्टेज में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज या फिर आप कह सकते हो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम मान जो होता है 2√2 VL/√3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये आपसे क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज क्या है, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, या फिर मतलब कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 2√2/√3 VL। अब देखिए उसके बाद अकर्स है T बराबर π/√LC, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, देखिए हम अगर देखें तो अकर साइड का, देखिए अगर हम देखें तो T बराबर ओमेगा टी, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πF, 2πF, ठीक है। तो F बराबर होता है 1/T, 1/T, ठीक है। तो इसको हम ऐसे 2 बाई टी लिख सकते हैं।
तो टी बराबर कितना हो जाएगा, पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम देखें कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन कितना होगा, तो ये आपको याद रखना है कि एफ एन बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी ही होता है। उसके बाद आपका आता है कि रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कितना मिलेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपको मिलेगा, तो मिलेगा कितना। अब देखिए, अगर हमें रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज देखना है तो सबसे पहले आप देखिए कुछ इस तरह का ट्रांसमिशन लाइन आपका है। सपोज ये ट्रांसमिशन लाइन में आपका एल भी होता है, सी भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है। तो रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है, नेग्लिजिबल मान लिया है। रेजिस्टेंस को क्या मान लिया है, नेग्लिजिबल। अगर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लिया है तो उस कंडीशन में कुछ इस तरह सा फिगर आपको दिखेगा और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है और यहीं पे आपका इधर फॉल्ट हुआ। ठीक है, कुछ इस तरह से फॉल्ट हुआ तो यहाँ से आप देखेंगे कि फॉल्ट करंट कुछ ना कुछ फ्लो होगी। ठीक है, जब फॉल्ट होगा तो फॉल्ट करंट कुछ ना कुछ फ्लो होगी और ये फॉल्ट करंट जो होगी किसके बराबर होगी, आई बराबर आई एल प्लस आई सी। आई बराबर आई एल प्लस आई सी इसके बराबर होगी और वी बराबर जो होगा वी एम साइन ओमेगा टी होगा। ये तो मान लो आपको सप्लाई वोल्टेज है। तो आप इसको फिर जब आगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ेंगे तो ये हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वी टी। वी जो होगा ये क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज। एल जो आई एल है, आई एल की जगह हम लिख सकते हैं एल डी आई अपान डी टी, कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस वी सी, कुछ इस तरह से भी हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम इसके बीच में निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो हम वोल्टेज निकालेंगे तो फिर इनके बीच का टोटल वोल्टेज आपको क्या मिलेगा और यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वही आपको यहाँ पे वोल्टेज दिखाई देगा। इस सी के पास जो वोल्टेज मिलेगा वही वोल्टेज तो आपको यहाँ दिखाई देगा ना। तो देखिए, जैसे हम निकालेंगे तो V बराबर क्या होगा, एल डी आई अपान डी टी, एल डी आई अपान डी टी प्लस वी सी यही होगा, इतना होगा। ठीक है, तो देखिए, तो फिर उस कंडीशन में ठीक है कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये मिल जाएगा तो ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज आपको दिखाई देने लगेगा। तो आर्क रिकवरी वोल्टेज जब हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारा आर्क रिकवरी वोल्टेज, ठीक है, या फिर हम निकालेंगे तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज हमारा जो निकल के आएगा वो कितना होगा। ठीक है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब ध्यान से देखिएगा कि जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ये जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है इसको सॉल्व करने के बाद ही हमको इतना मिलेगा। ठीक है, वी एम 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, वी एम 1 माइनस कॉस ओमेगा टी और जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है आपको कुछ इस तरह इतना मिलेगा। तो रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो आप मिलेगा इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांजिएंट रिकवरी या फिर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का हम क्या कर देंगे, मतलब कि डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपको कितना मिल जाएगा, वी एम अपान अंडर रूट एल सी। ठीक है, और वी एम बराबर कितना होगा, वी एम साइन ओमेगा टी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वो मैक्सिमम के लिए दिखाया गया लेकिन मैक्सिमम नहीं, तो आपको कितना लिख लेगा, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होगा वी एम साइन ओमेगा टी अपान अंडर रूट एल सी। तो साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 1/अंडर रूट एल सी हम लिख देंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। और जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। तो रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो आपको मिलेगा वी एम अपान अंडर रूट एल सी मिलेगा। ठीक है, तो टी बराबर कितना होगा, पाई/2 अंडर रूट एल सी। तो यहाँ से आप जानते हो कि टी बराबर कितना निकालें, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/टी। टी बराबर 1 अपान अंडर रूट एल सी, 1 अपान अंडर रूट एल सी और टी इधर भेजेंगे इधर तो 2 पाई। ठीक है, कुछ इस तरह से आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक नंबर और आएगा कि एवरेज रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कितना होगा। एवरेज रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, तो एवरेज रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होगा वी एम अपान पाई अंडर रूट एल सी। अब देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो एल क्या है, इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम अप टू सी बी पोल और सी कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल पॉइंट और वी बराबर अंडर रूट वी आर एम एस बराबर अंडर रूट 2 वी एल बाई अंडर रूट 3 बराबर मैक्सिमम फेज ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। इतनी चीज़ें हैं जो हमको डिस्कस करना था। उसके बाद अगर हम बात करें, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कुछ ध्यान से सुनिएगा कि थ्योरी है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एट द टाइम ऑफ आर्क एक्सटेंशन ए हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट अक्रॉस द कंटेक्ट
तो जब आप आर्क का एक्सटेंशन करते हो तो आपका हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज आपको सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के आसपास दिखता है, जैसा कि मैंने बताया। तो विच इज सुपर इम्पोज्ड ऑन द पावर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम विच ट्राई टू रीस्ट्राइक द वोल्टेज विच इज कॉल्ड रीस्ट्राइकिंग आर्क या फिर ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। अब देखिए, द रेट एट विच द ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज इज रेजिंग कॉल्ड रेज, मतलब कि क्या है आपका कि रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या कही कि जिस मतलब रेट ऑफ विच द ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, कि ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज या फिर रिकवरी वो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज या फिर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जिस पॉइंट पे क्या होगा रेज करेगा, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। देखिए, आफ्टर complete arc quenching the voltage appears across the breaker is called recovery voltage। अब देखिए, आफ्टर कंप्लीट आर्क क्वेंचिंग द वोल्टेज अपियर अक्रॉस द ब्रेकर इज कॉल्ड रिकवरी वोल्टेज विच हैज द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और जो मैंने बताया आपको कि जब आपका जैसे कि ये मान लीजिए कि आपने ये किया, ठीक है, ऐसा किया तो यहाँ पे हमने जीरो किया, इसके बाद यहाँ पे जो होगा आपका ट्रांजिएंट वोल्टेज आएगा जिसको रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बाद आपको नॉर्मल वोल्टेज मिलता है, इस नॉर्मल वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, रिकवरी वोल्टेज। और इस रिकवरी वोल्टेज की जो मतलब कि फ्रीक्वेंसी होगी वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगी या फिर पावर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो इस सप्लाई वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी या फिर रिकवरी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होगी वो पावर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और हम डिस्कशन करते हैं कि रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं कि रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर 50 MVA 33 kV 3 फेज 50 हर्ट 600 एम्पियर 3 सेकेंड VAC सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर का जो एक आइडियल आप कह सकते हो कि एक यूनिवर्सल जो आप यूज करते हैं रेटिंग सर्किट ब्रेकर की, वो कितनी कितनी होनी चाहिए, 50 MVA का होना चाहिए, 33 kV का वो होना चाहिए, 3 फेज हो ये, और 50 हर्ट फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, और 600 एम्पियर उसकी मतलब कि करंट होनी चाहिए, और 3 सेकंड में वो इंटरप्ट होता हो, सर्किट को ओपन कर देता हो 3 सेकंड में, AC होना चाहिए सर्किट ब्रेकर। अब देखिए, सर्किट ब्रेकर में नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं, सर्किट ब्रेकर में नंबर ऑफ पोल्स। तो फॉर ए 3 फेज सिस्टम 3 ब्रेकर ईच वन फॉर 1 3 फेज इज यूज्ड सो दैट नंबर ऑफ पोल्स बराबर नंबर ऑफ ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर में जो नंबर ऑफ पोल होते हैं वही नंबर ऑफ ब्रेकर के बराबर होते हैं। तो अगर 3 फेज है तो उसमें हम कितने ब्रेकर यूज करेंगे, 3 ब्रेकर यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंगल फेज है तो उसमें कितने ब्रेकर होंगे, वह आपके होंगे कितने पोल्स होंगे, ठीक है, जितने ब्रेकर होंगे उतने पोल होंगे। 3 फेज है तो कितने ब्रेकर हैं, 3 ब्रेकर हैं, सिंगल फेज है तो 1 ब्रेकर होगा। क्लियर? और उसमें नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, 1 होंगे। अगर 3 फेज है तो 3 ब्रेकर होंगे तो नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो नंबर ऑफ पोल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ ब्रेकर के। अब देखिए, सर्किट ब्रेकर में जो नॉमिनल करंट है, नॉमिनल करंट का मतलब क्या है, इट इज ए करंट थ्रू द सर्किट ब्रेकर विदाउट एक्सीडिंग द टेम्परेचर लिमिट्स। यानी कि सर्किट ब्रेकर से जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट ब्रेकर में टेम्परेचर को इंक्रीज ना करे, सर्किट ब्रेकर में टेम्परेचर को लिमिट्स रखे, तो वह करंट जो होती है उसको हम बोल देते हैं नॉमिनल करंट। नॉमिनल करंट कौन सी करंट हो गई सर्किट ब्रेकर में, जो कि टेम्परेचर को बढ़ने ना दे, और उस कितनी करंट होती है, वह होती है 600 एम्पियर। तो सर्किट ब्रेकर की नॉमिनल करंट कितनी होती है, 600 एम्पियर होती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद नॉमिनल वोल्टेज, द वोल्टेज दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द ब्रेकर अंडर नॉर्मल लोडिंग कंडीशन। तो नॉर्मल लोडिंग कंडीशन में जो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस दिखेगा वही क्या होगा, नॉमिनल वोल्टेज होगा, और ये कितना होता है, 33 kV होगा। चलिए देखिए, एक इंपॉर्टेंट टर्म है ब्रेकिंग करंट, बहुत बार पूछा जाता है ब्रेकिंग करंट। ब्रेकिंग करंट का मतलब क्या हो गया कि जब कि द RMS वैल्यू ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट पासिंग थ्रू द ब्रेकर पोल्स एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इज कॉल्ड ब्रेकिंग करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि ब्रेकिंग करंट है क्या, बहुत बार पूछा जाता है। तो ब्रेकिंग करंट कौन सी करंट है, RMS वैल्यू की करंट है। पहली पॉइंट तो ब्रेकिंग करंट कौन सी करंट है, RMS वैल्यू की करंट है। और यह हुआ शॉर्ट सर्किट करंट है जब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है, जब सर्किट ब्रेकर के पोल ओपन होते हैं तो उस टाइम पे ये करंट फ्लो हो,
तो उस करंट को हम बोल देते हैं कौन सी करंट, ब्रेकिंग करंट। और ब्रेकिंग करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आई ब्रेकिंग करंट बराबर एस बी अपान √3 वी बी, √3 वी बी। अब देखिए जो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग हमने देखा था उसके हिसाब से अगर हम ब्रेकिंग करंट निकालें तो ब्रेकिंग करंट हमारी कुछ निकल के इस तरह से आएगी 874.9 एम्पियर। तो किसी सर्किट ब्रेकर में रेटिंग के हिसाब से देखें तो ब्रेकिंग करंट आपकी कितनी होनी चाहिए, 874.9 एम्पियर होनी चाहिए। क्लियर है, ब्रेकिंग करंट भी समझ में आ गया और ब्रेकिंग करंट कितनी होनी चाहिए ये भी आपको याद रखना, क्योंकि अब एग्जाम में देखो हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जरूरी है कि इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाएं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या आता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है, द एमवीए रेटिंग ऑफ द ब्रेकर करस्पॉन्डिंग द ब्रेकिंग करंट इज द ब्रेकिंग कैपेसिटी। यानी कि वह रेटिंग जिस पर जो मतलब कि सर्किट ब्रेकर उस क्या करे, मतलब कि ब्रेकिंग करंट को मतलब कि करस्पॉन्ड करे, वह आपकी क्या होती है, ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। और ब्रेकिंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला हो √3 वी बी के आई बी के, यानी ब्रेकिंग वोल्टेज और ब्रेकिंग करंट जो मिला के मतलब आपका ब्रेक मिलेगा, वो क्या मिलेगा, आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी बनेगा। और ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है सर्किट ब्रेकर की, 50 MVA होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सर्किट ब्रेकर की जो कैपेसिटी होगी ब्रेकिंग वाली वो कितनी होनी चाहिए, वो होगी आपकी 50 MVA होगी। ठीक, उसके बाद देखिए एक अगला टर्म आपका आ रहा है, ठीक है, अगला टर्म आपका आ रहा है मेकिंग करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेकिंग करंट। क्या है ये मेकिंग करंट, देखिए इट इज मैक्स और पीक करंट। अब देखिए जो आपकी ब्रेकिंग करंट थी वो आरएमएस करंट थी, कौन सी थी, रूट मीन स्क्वायर यानी आरएमएस वैल्यू की करंट थी। लेकिन मेकिंग करंट कौन सी है, इट इज ए मैक्सिमम और पीक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट ब्रेकर एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर पोल इज कॉल्ड मेकिंग करंट। यानी कि सर्किट ब्रेकर के जो पोल्स हैं, जो कॉन्टेक्ट्स हैं, वो जब क्लोज हो रहे हैं उस टाइम पे जो करंट फ्लो होगी वह करंट कौन सी होगी, मेकिंग करंट होगी। वो कौन सी करंट होगी, मेकिंग करंट होगी। और मेकिंग करंट जो होती है वह सर्किट ब्रेकर में जो ब्रेकिंग करंट होती है उससे ज़्यादा होती है। उससे कितना ज़्यादा होती है, 2.55 गुना ज़्यादा होती है। अब देखिए मेकिंग करंट क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो ब्रेक करने के लिए तो फॉल्ट करंट जैसे ही आएगी वो ब्रेक कर जाएगा, लेकिन जोड़ने के लिए हमको उससे ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि फिर आप जब जोड़ोगे तो उसके बीच में फिर से वही प्रोसेस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा करंट चाहिए ताकि ये कॉन्टैक्ट बहुत जल्दी आपस में कनेक्ट हो जाएं। तो देखिए जैसे ही मेकिंग करंट हम देखेंगे तो मेकिंग करंट जो होती है आई मेकिंग बराबर 1.8 गुणे √2 आई ब्रेकिंग करंट, तो बराबर होगा 2.55 आई ब्रेकिंग करंट। और जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.23 मिलेगा किलो एम्पियर, 2.23 किलो एम्पियर। एक बार मल्टीप्लाई कर लेना 874 कुछ जो मिला था आपको करंट, तो आप देखेंगे कि आपको कितना मिल जाएगा, 2.55 गुना तो आपको मिल जाएगी किलो एम्पियर में। ठीक है, किस में मिल जाएगी, किलो एम्पियर में करंट आपको मिल जाएगी। तो याद रखिएगा कि मेकिंग करंट ब्रेकिंग करंट से ज़्यादा होती है और मेकिंग करंट मैक्सिमम वैल्यू होती है, जबकि ब्रेकिंग करंट कौन सी होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। तो जब मैक्सिमम करंट है तो वैसे ही वो ज़्यादा होगी ब्रेकिंग करंट से, कितना ज़्यादा होती है, 2.55 गुना ज़्यादा होती है। चलिए उसके बाद हम देखें अगला क्या है कि मेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी क्या है कि द एमवीए रेटिंग करस्पॉन्डिंग टू मेकिंग करंट इज मेकिंग कैपेसिटी, यानी कि जो करस्पॉन्ड करे किसको, मेकिंग करंट को, वो क्या होगा आपका मेकिंग कैपेसिटी होगी। और मेकिंग कैपेसिटी आपकी जो होती है एस एम के बराबर 2.55 एस बी के, तो हम निकालेंगे तो 127.5 एम वी होगी। तो किसी भी कैपेसिटर की मेकिंग कैपेसिटी कितनी होगी ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो हमारे पास टर्म है वो क्या है, मोमेंट्री। ठीक है, मोमेंट्री करंट रेटिंग। तो मोमेंट्री करंट रेटिंग क्या है, इट इज़ 1.6 गुणे √2 गुणे आई बी के बराबर आपको मिलेगा एम के, यानी कि मोमेंट्री मेकिंग करंट, मोमेंट्री मेकिंग करंट जितनी होती है वो कितना होती है, 1.979 किलो एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक है कि द मैक्सिमम पॉसिबल डीसी कंपोनेंट, तो और द पीक वैल्यू ऑफ सब ट्रांजिएंट करंट यानी √2 बी के, तो 1.237। ठीक है, कितनी होगी द मैक्सिमम पॉसिबल डीसी कंपोनेंट, तो कितने मैक्सिमम पॉसिबल डीसी कंपोनेंट होंगे, वो होगा √2
ब्रेकिंग करंट का अंडर रूट 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका निकल के आएगा 1.237 किलो एम्पियर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इंटरप्टिंग केवीए। तो इंटरप्टिंग केवीए कितना होना चाहिए, तो इंटरप्टिंग केवीए आपका 60 एमवीए होगा, या फिर हम कहेंगे 1.2 गुणे अंडर रूट 3 आई ब्रेकिंग गुणे वी लाइन वोल्टेज। तो इंटरप्टिंग केवीए आप निकालेंगे तो 60 एमवीए आएगा। ये देखिए, ये जो मतलब ये 60 एमवीए है ना, ये आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि केवीए रेटिंग, इंटरप्टिंग केवीए रेटिंग कितनी मतलब कि एमवीए रेटिंग पर हो सकता है, तो आपको ये 60 याद रखना है। उसके बाद देखिए, करेंट टू बी इंटरप्टेड बाय द ब्रेकर फॉर ए 3 साइकिल रेटिंग। तो अगर 3 साइकिल में आपकी करंट रेटिंग मतलब कि क्या कर रहे हैं, उसको मतलब कि ब्रेक कर रहे हैं, तो फिर आई इंटरप्शन 3 साइकिल में तो 1.2 गुणे आई बी के बराबर 1.04 किलो एम्पियर, 04 एम्पियर। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हमारे पास आ गया कि शॉर्ट टाइम करंट। शॉर्ट टाइम करंट क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट दैट पासेस थ्रू द सर्किट ब्रेकर एट द टाइम ऑफ सप्रेशन ऑफ कंटेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड। तो देखिए कि शॉर्ट टाइम करंट क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट दैट पास थ्रू द सर्किट ब्रेकर एट द सप्रेशन ऑफ कंटेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड। अब जैसे 3 सेकेंड में आपने जहाँ पे मतलब कि सर्किट ब्रेकर को इंटरप्ट नहीं किया, वहाँ पे आपका अगर मतलब कि सप्रेशन नहीं हुआ, तो वहाँ पे जो करंट फ्लो हो जाती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, शॉर्ट टाइम करंट, शॉर्ट टाइम करंट। तो सर्किट ब्रेकर में इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, जेबी गुप्ता बुक का सोल्यूशन हम कर रहे हैं, जेबी गुप्ता का, और साथ में हम आर के राजपूत का भी कर रहे हैं, आर के राजपूत का। तो आपको अगर इन दोनों का पेड कोर्स चाहिए तो आप मतलब कि संपर्क कर सकते हैं 80 76 60 92 54। ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हो, वहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक प्राइस बता दिया जाएगा कितना है, उस तरीके से आप मतलब कि पेड कोर्स भी ले सकते हो। बाकी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन कराता रहूँगा यूट्यूब पे। अब देखो, हर चीज़ तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकती ना, कुछ चीज़ें तो हमें करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए हम आर के राजपूत और जेबी गुप्ता का अलग अलग कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार ज्वाइन ज़रूर करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू।